नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट पंकज प्रसून जी। भारत में ऐसा बहुत कम होता है कि एक देश से इम्पोर्टेंट एंड बिग डिग्नेटरीज आए, स्पेशली हम बात करके अमेरिका जैसे देश से, और उनको कोई रिसीव करने तक नहीं जाए। ठीक है, आ रहा होगा, या तो बहुत लोअर ऑफिशियल हो कि भाई उसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, या फिर वैसा हो जिसको मैसेज देने की जरूरत हो। अब मार्को रूबियो को आप कौन से लेवल पे गिनेंगे, तो मैं अपने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ती हूँ। मार्को रूबियो भाई बड़ा नाम है, बहुत इनके कनेक्शंस हैं, पाकिस्तान में बहुत घूमते फिरते रहते हैं, चाइना भी जाने की बड़ी कोशिश करते रहते हैं। पंकज जी, ये अचानक से भारत आए हैं, और भारत आने के बाद ये दिल्ली नहीं आए हैं। ज्यादातर सभी डिप्लोमेट्स दिल्ली आते हैं, डिग्नेटरीज दिल्ली आते हैं, मोदी जी से मिलने की कोशिश करते हैं, जयशंकर से मिलने की कोशिश करते हैं, डोवाल से मिलने की कोशिश करते हैं, बट ये तो कहीं और ही चले गए। और इतनी घनी बेइज्जती, इतना मतलब भिगो के मारना जिसको हम बोलते हैं, कई बार होता है ना, साइलेंस ऑल्सो स्पीक्स। आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो टू यू जी। मार्क रूबियो सबसे पहले कलकत्ता है और यहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा कि वाई कलकत्ता। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि बंगाल का जैसे ही चुनाव परिणाम आया, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे रहे हैं। हमारे यहाँ का स्टेट इलेक्शन है और मैंने पहले कभी नहीं सुना कि कोई भी राज्य जीता हो इस तरह से, तो सीधे डायरेक्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बधाइयां आ रही हो। बंगाल कुछ इंपॉर्टेंट था क्या उन लोगों के लिए? और फिर एक एक करके आप देखिएगा तो कई परतें निकलकर सामने आएगी। कोलकाता मार्क रूबियो आए हैं, वो गए कहां पे हैं? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा की संस्था है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक जमाना था जब हम सब लोग उसे बहुत बड़े सेवा भाव करने वाली संस्था मानते थे, लेकिन फिर बाद में जैसे 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 परतें खुलती चली गई, बाद में पता चला कि ये सबसे बड़ा बड़ा क्रिश्चियन मिशनरीज का वर्क अगर कहीं हो रहा था तो वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी से हो रहा था। मेरे रांची में निर्मल हृदय नाम की एक संस्था चलाते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाले, यहां बच्चियों को बेचा जा रहा था और वो मामला भी सामने आया था। बहुत तरह की कहानियां हैं, अगर मैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी पे ही अगर करना शुरू कर दूं तो आधे घंटे लग जाएंगे। और इसके इनके खिलाफ बहुत तरह के पेपर्स भी छप चुके हैं, रिसर्च पेपर्स भी है, वेस्ट में भी और अपने यहां भी। तो छोड़ दीजिए मदर टेरेसा, ये जब गए हैं तो ये क्यों गए हैं पता है? 2021 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआई लाइसेंस रद्द कर दिया था मोदी सरकार ने। 2022 में फिर से बहाल हुआ, लेकिन जो 2022 का जो लाइसेंस इनका बहाल हुआ है वो सिर्फ दिसंबर 2026 तक के लिए है, इसी साल तक के लिए। और अगर मोदी सरकार ये फैसला करती है कि आगे हम लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे तो इनको अपना काम उसी तरह बंद करना पड़ेगा जिस तरह भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस फाउंडेशन का काम बंद हुआ है। तो एक बिना कहे, आपने कहा कि बिना बोले भी बहुत कुछ होता है, तो मार्क रूबियो आए और उन्होंने बिना बोले हुए ये मैसेज देने की कोशिश की। ये एक ऑप्टिक्स था उनका कि देखो, जब मार्क रूबियो यहां आया है तुम इसका लाइसेंस कैसे नहीं रिन्यू करोगे? इतना बड़ा अमेरिका का कोई अधिकारी आया हो, तो एक प्रेशर टैक्टिक था भारत के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, कि हम यहां आ रहे हैं और मैंने कहा कि ये मेरी फैमिली की तरह है, तो अब तो तुमको देना ही पड़ेगा ना, लाइसेंस रिन्यू करना ही पड़ेगा। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका का क्रिश्चियनिटी से क्या रिश्ता है और अमेरिका का क्रिश्चियन मिशनरियों से क्या रिश्ता है, और फिर मुझे यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि हाल के दिनों में जो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरियां जो काम कर रही हैं और जिन्होंने सेंटर अपना कोलकाता बना के रखा है, वो एक अलग कहानी है। हमने एक वीडियो में शायद आपके साथ ही ये डिस्कस किया था कि ये स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की एक योजना है सीआईए की, और उसमें उन्होंने 3 खित्तों को आपस में जोड़ा है। म्यांमार का जो भारत से सटा हुआ हिस्सा है, जहां कुकी शिन ट्राइब्स रहते हैं, जो कि वो पूरा बॉर्डर वाला इलाका, वो क्रिश्चियन है। हमारा मिजोरम और मणिपुर का वो इलाका, मणिपुर का ऊपर पहाड़ी वाला इलाका जो कुकीज रहते हैं और नागा रहते हैं, वहां पे वो क्रिश्चियन है, और मिजोरम का वो इलाका वो क्रिश्चियन है। ये सारा क्रिश्चियन वाला इलाका में जाके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना है। उसमें बांग्लादेश के भी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो जोड़ेगा। इस योजना पर सीआईए काम कर रही है और उसके लिए उसे जरूरी है कि भारत में उसका एक ऐसा मिशनरी का जाल फैलाने वाली संस्था हो जो उनके सॉफ्ट कामों को आसान कर सके। बोलते हैं ना, एक सॉफ्ट अप्रोच, एक हार्ड अप्रोच। तो हार्ड अप्रोच तो जो मणिपुर वगैरह उधर में इंसर्जेंसी वगैरह से चल ही रहा है,
एक सेवा भाव की आड़ में, सॉफ्ट पावर के रूप में, ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी। तो इसलिए मार्को रूबियो वहां सबसे पहले कदम रखे। और अंदर क्या बात हुई है, मैं एक रिपोर्टर से देख रहा था जो वहां पे मौजूद है, वो लाख पूछने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिस्टर्स उनको बोलते हैं, नम्स टाइप की होती हैं, उनसे कि क्या बात हुई, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए कितना वेल ट्रेंड है ये। क्या बात हुई, किस मुद्दे पर बात हुई, किसी को कुछ नहीं पता। एक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे देश में आता है, कोलकाता आता है, 2 घंटे अंदर रुकता है और आपस में क्या बातचीत करता है। क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि अंदर किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? इतनी सेक्रेसी क्यों है भाई? ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही आपने वो नॉर्थ ईस्ट वाला ये लगाया है। इन्होंने कलकत्ता को सेंटर बना के काफी लंबे अरसे से काम करने की कोशिश की है। मैंने देख रहा था कि अमेरिका का कोलकाता से रिश्ता, जब इनका पहला प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट था, उसने सबसे पहले अपना एक दूतावास कह सकते हैं आजकल के भाषा में खोला था, वो कलकत्ता में था। वो 1700 समथिंग में उसने खोला था। बाद में जब अंग्रेजों का प्रभाव आया, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, तो लेकिन वो फंक्शनल रखा हमेशा से, वो 1700 समथिंग से। और मैं एक और आपको विस्फोटक जानकारी बता दूं कि ये जो मदर टेरेसा थी, अब मदर मेरी तो नहीं है, किसी की होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो अल्बानिया से आई है। और अल्बानिया में उस वक्त अमेरिका का प्रभुत्व था। और आरोप यह है कि इस महिला को कोलकाता भेजा गया ही है अल्बानिया से किसी खास मकसद से। और अच्छा बताइए एक चीज गायत्री जी, कि अल्बानिया में तो बहुत ज्यादा गरीबी थी। वो इतने गरीब जगह से आ रही है तो वहीं गरीबों की सेवा कर लेती। वो आ रही है उस वक्त एशिया के सबसे समृद्ध शहर में, कोलकाता में। अंग्रेजों ने 2 राजधानियां बनाई थी अपने जमाने में, एक इंग्लैंड जिससे वो पूरा वेस्ट अमेरिका वगैरह सारा कुछ कंट्रोल करते थे, और दूसरी राजधानी बनाई थी कोलकाता, जहां से ये पूरा एशिया और अफ्रीका कंट्रोल करते थे। और कोलकाता का उस वक्त जो इकोनॉमी में योगदान था पूरे ब्रिटिश एम्पायर की 49% था। तो जो शहर 49% ब्रिटिश एम्पायर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहां पे वो गरीबी दूर करने आई है, और जबकि पंकज खुद जी, के अपने घर में बहुत गरीबी है। मार्को रूबियो का इधर आना, अगर देखा जाए ममता के हारने के बाद, ट्रंप उधर कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट भेजता है, फिर अर्जेंटली मार्को रूबियो को भेजता है क्योंकि ममता उनके मंसूबों को कामयाब नहीं कर पाई। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में सीआईए के ऑपरेशंस चल रहे हैं। सीआईए के ऑपरेटिव्स बिल्कुल। ऑलरेडी मारे गए हैं, राइट? बांग्लादेश में ही मारे गए हैं सीआईए के ऑपरेटिव्स। तो इसका मतलब ये और कि यहाँ, प्लीज कंटिन्यू। जी, और हाल में वो जो यूक्रेनियन नागरिक पकड़ा गया और सीआईए का जो एजेंट पकड़ा गया वेंडेक, जिसके बारे में हमने ये कहा, उसके बारे में बहुत प्रेशर है इंडिया पे कि तुम किसी तरह उसे छोड़ो। लेकिन अभी तक तो अमेरिकन प्रेशर को सस्टेन किया है। और वो कहां से पकड़ा गया था वेंडेक? इसी कलकत्ता एयरपोर्ट से। और वो कर क्या रहा था? तो हमारे मणिपुर के जो विद्रोही हैं उनको ये ड्रोन उड़ाना सिखा रहा था, और बाकी जो अदर वारफेयर मीन्स है, बहुत तरह से ये ट्रेनिंग देता था। जो आदमी सीरिया में ट्रेनिंग दे चुका हो सीआईए के इशारे पर, जो आदमी ये इजिप्ट में ट्रेनिंग दे चुका हो, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आके अगर अलगाववादी समूहों को ट्रेनिंग दे रहा है और उससे गिरफ्तारी होती है इसी कलकत्ता से, और इसी कलकत्ता में मार्को रूबियो आते हैं, तो कलकत्ता का रिलेशन तो कनेक्ट समझ में आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो लोकेशन है कलकत्ता का, आप देखिए यहां से पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। वहां से स्टेट ऑफ मलक्का कंट्रोल होगा, बे ऑफ बंगाल होगा, म्यांमार का पूरा इलाका कंट्रोल होगा, और वो चाइना का सारा प्रभुत्व वाला जो है ना, चाइना के इकोनॉमिक ब्लॉकेड के लिए ये सबसे महफूज शहर है कि वहां से निगरानी रखी जा सके। और इसलिए कलकत्ता भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये इसीलिए यहां पे आए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, भारत सरकार बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। वो बड़ी बड़ी बातें करके आया कि भारत को जितना तेल चाहिए हम देंगे। वो एक वेनेजुएला का इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट है वो भी आ रहा है भारत अगले हफ्ते। तो ठीक है, हमें तेल चाहिए वो ना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। किस रेट पे तुम दे रहे हो? सबसे पहले तो कि भाई जिस रेट पे हमें रशिया दे रहा है या फिर ईरान दे सकता है, उससे कम रेट पे तुम दे पाओगे या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्टिंग भी बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा कि तुम्हारी मजबूरी है हमें तेल बेचना, तुम एहसान नहीं कर रहे हो। क्योंकि वेनेजुएला में जो थिक क्रूड ऑयल निकलता है उसको प्रोसेस सिर्फ यहाँ हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकता है, बाकी दुनिया में नहीं कर सकते उस हैवी ऑयल को।
एक चीज तो और हुई तुम्हारी है जी बीच में, मणिपुर में, क्योंकि सभी का ध्यान वेस्ट बंगाल में था, बट सिंस आई कवर लॉट ऑफ न्यूज, मणिपुर में हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं पंकज जी। बिल्कुल अभी बिल्कुल। 3 दिन पहले पकड़े गए हैं, और छोटे मोटे नहीं है, AK-47 स्टाइल के, रॉकेट लॉन्चर स्टाइल के हथियार वहां पकड़े जा रहे हैं, राइट। और सभी को पता ये है कि वहां पर जैसे क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ मजाक चल रहा है वहां पे। मणिपुर में जबरदस्त तैयारी चल रही है, और मे बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इज नॉट डूइंग अ ट्रेड डील विद यूएस, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे कौन कौन लोग बैठे हैं। मुसाद भी वहां पे बिल्कुल। ऑपरेट कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुसाद हम्म। पीछे हटी है, मुसाद भी लगी हुई है पूरी तरीके से। जी। अभी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना गायत्री जी, वो चाइना, रशिया, CIA, मोसाद, ये सब का बैटल ग्राउंड बना हुआ है। और नॉट ओनली सिर्फ हमारा, बल्कि वो पूरा म्यांमार का पूरा इलाका, वो जो वहां भी विद्रोही लड़ रहे हैं, उनके पीछे भी ये सारे लगे हुए हैं। ये दरअसल लड़ाई है ईस्ट पे कब्जे की। ईस्ट मतलब पूरा एशिया। एक जो मिडिल ईस्ट, अमेरिका की नजर में उन्होंने दुनिया को 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो वेस्ट है, जिसमें वो पूरा यूरोप वगैरह आ जाता है। दूसरा मिडिल ईस्ट है, जिसमें वो मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज सारा बोल सकते हैं, दूसरा स्टडी। और तीसरे उनके स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है भारत और उसके पूरब वाला पूरा इलाका, जिसमें कंबोडिया भी हो गया, वियतनाम हो गया, सारा कुछ वो पूरा उसमें इंडिया चाइना सबको लेके ये कर रहे हैं। तो अभी जो है ये जो बैटल चल रहा है, चाहे वो मणिपुर में चल रहा हो, मिजोरम में चल रहा हो, म्यांमार के कुछ हिस्से में चल रहा हो, या बांग्लादेश में चल रहा हो। अभी आपने देखा होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया आपस में लड़ाई कर लिए थे। दैट वाज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ CIA ऑपरेशन इन एशिया। और एक देश जो है वो जो कंबोडिया है वो चाइना की तरफ झुका हुआ है, और जो थाईलैंड है वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। और वो लड़ाई, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसका नेगोशिएशन करा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने दावा भी किया कि हमने एक और लड़ाई बंद कराई है। तो जैसे ही अभी आप देखेंगे अचानक ये ईरान वाला मामला खत्म होता है, पूरा दुनिया का बैटल ग्राउंड हो जाएगा हमारा वाला खित्ता, जो पूरा इलाका है। उसमें म्यांमार भी रहेंगे, आपके ईस्ट इंडिया का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा। आप हाल के दिनों में देखिए ना, जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वह ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत के, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, इसमें CIA की मूवमेंट बहुत बड़ी है। और बहुत जगह से छापेमारी वगैरह भी हुई है उसमें। ये अभी KGB और CIA का बैटल ग्राउंड बन चुका है ऑलरेडी। उड़ीसा के तट से एक CIA का जो नेक्सस है वो पकड़ा गया था, कितना, 2 साल पहले। तो ये अब जो हमारा पूरा ध्यान वेस्ट और मिडिल ईस्ट में रहता है, अरब में रहता है, असली लड़ाई तो अब होनी है। और जब वो चाइना और इंडिया को निगोशिएट करने के लिए वो लड़ाई यहां पे लड़ेंगे, इंडिया और चाइना उनके लिए चैलेंज बना हुआ है। और इंडिया और चाइना को वो कैसे रोकेंगे? तो इंडिया चाइना का ज्यादातर व्यापार जो हमारे एशियन कंट्रीज के साथ हो रहा है, या अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हो रहा है, या इस रास्ते से हम जो रशिया तक पहुंच रहे हैं, इसको वो किस तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक वॉरफेयर। वो लड़ाइयां आप देखिए ना, चाइना का 2 रूट निकल रहा था उनका, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की तरह। एक तो वो सीपैक था जो कि पाकिस्तान से होके, उतना ही इंपॉर्टेंट था चाइना से म्यांमार से होके हिथवे पोर्ट तक। वो जो आप मैप देखिएगा तो हिथवे पोर्ट तक। तो सीपैक को तो डिस्टर्ब कर दिया उधर से, अब ये हिथवे पोर्ट वाला भी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि म्यांमार में उन्हीं इलाकों में गृह युद्ध चल रहा है जहां से होके ये गुजरना है। और मैं चाइना की वापस फुल बैकिंग है। जी, चाइना की मैं फुल बैकिंग है म्यांमार के मिलिट्री जो शासन है उनकी, उनके तरफ। मैं आपको वापस भारत की तरफ लेकर आती हूँ, क्योंकि बाहर वाला तो जी हमारे जी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ काफी निपुण है उन चीजों को सुलझाने में। मैं जब बात होती है ये मदर टेरेसा की, वहां से एक और नेता बहुत बड़े निकले हुए हैं, दिग्गज नेता, जिनकी पार्टी टीम बी पार्टी लॉन्च हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी की। बाय द वे, जी कॉकरोच जी जनता पार्टी के प्रतिद्वंद में, कंपटीशन में उतर आई है ऑगी जनता पार्टी। तो ऑगी कॉकरोचेस खाता है, वो एक ऑगी करके कार्टून नेटवर्क लोगों ने देखा होगा, वो भी आजकल उतर है। जी 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 सो जी अरविंद केजरीवाल का भी कनेक्शन मदर टेरेसा के ही ऑर्गेनाइजेशन से, अगर आपने देखा हो। ये सारा का सारा CIA बिल्कुल। वाला ही रूट क्यों लग रहा है? अच्छा, आप जरा सोचिए कि ये जो लड़का है अभिजीत दिवके, दिवके नाम है ना इसका, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाला, वो है कहां पे बैठा हुआ? अमेरिका के बॉस्टन में, अमेरिकी शहर में बैठा हुआ है। उसके बाद इसके सपोर्टर कहां हैं? एक है ध्रुव राठी जो कि जर्मनी में बैठा हुआ है, एक अर्पित शर्मा है ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। ये तीनों देश में बैठे हुए हैं, और वहां से लॉन्च कर रहे हैं, ये चला रहे हैं पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी।
और कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स में शुरुआती, मैं बाद में कोई आके जुड़ा हो वो नहीं मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मनीष सिसोदिया एक वीडियो बनाते हैं, उनका वीडियो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सारे नेता का आप देखिए, जाके ट्विटर प्रोफाइल पे चेक कीजिए, दे ऑल आर सपोर्टिंग कॉकरोच जनता पार्टी। अब मैं हैरानी की बात आपको बताता हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल था, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी, पूरा का पूरा। यस, आप जाके देखिए वहां पे गुजरात में। अब भी कोई शक है क्या? और बहुत सारे लोग ये दलील दे रहे हैं कि ये लड़का जो है अभिजीत, वो बहुत पहले जुड़ा हुआ था, बहुत पहले नहीं जुड़ा हुआ था। उसके ट्वीट देखिए, एक हफ्ता पहले तक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वो पोस्ट लिख रहा था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने वो जेएनजी को सड़कों पे उतरने के लिए कहा है, उसके अगले दिन ये पार्टी लॉन्च हुई है, और उसके 2 दिन पहले तक वो केजरीवाल को समर्थन कर रहा है। फुल है, वही सिस्टम ही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नाम पे अब क्रांति नहीं हो रही है, तो इन्होंने घुमा के पकड़ा है अपनी नाक, और बहाना बनाया है सीजेआई के वो कॉकरोच वाले बयान का। ये, और हैरानी की बात मैं आपको बताऊं, ये लड़के का ट्विटर मैं आपको भेजता हूं, ये उमर खालिद को समर्थन दे रहा है, ये जोहरान ममदानी को समर्थन कर रहा है, और इसी के ट्वीट में यह भी है कि भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। ये मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहता है भाई? कल तक तो ये कह रहा था कि हम किसी पार्टी से के नहीं है, धर्म नहीं मानेंगे, सब कुछ नहीं मानेंगे। वाई मुस्लिम प्रधानमंत्री? ये क्या साजिश है? साजिश ये है कि यहां पे 20% मुसलमान जो हैं, इसको लगता है कि पहले से नरेंद्र मोदी से खफा है, उनको कम से कम सड़क पे तो ये उतार ही सकता है। उनके नफरत को वो चैनलाइज कर रहा है, और जो बाद में जो चंगू मंगू जो इस तरह घूम रहे हैं हिंदू नामधारी, वो सब तो जुड़ ही जाएंगे। ये सारा अराजकता है, ये डीप स्टेट का मिशन कॉकरोच है ये, और पूरा ये सारा ऑपरेट हो रहा है विदेशों से। अब देखिए, शुरुआती इसके जितने सारे फॉलोअर्स थे, मैक्सिमम पाकिस्तान के थे, और उन्हीं देशों के थे। वो जर्मनी में बैठा हुआ कुछ कर रहा है, पाकिस्तान के थे, अरब के थे, और यहां आम आदमी पार्टी, और पता नहीं, मुझे तो हैरानी है कि राहुल गांधी ने इसका समर्थन कर दिया, और तुरंत शशि थरूर जैसा आदमी लगातार लिख रहा है। अब देखिए शशि थरूर के पूरे प्रोफाइल को, तो मैं क्यों ना मानूं कि यह इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। और उस व्यक्ति का मैंने पूरा प्रोफाइल बता दिया। पता है, एक और कल गलती की इन्होंने, गलती मैं नहीं बोलूंगा, इन लोगों का जो लक्षण है वो अपने लक्षण से लाचार है। कल इंडियन आर्मी पे अटैक किया इन लोगों ने, संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाला वो, और मनोज झा आरजेडी का, वो 3 अब सिपाही स्तर के थे या क्या, वो 3 सैनिकों को बैठाकर, और वो जो उनसे कहलवाया है, वो इंडियन आर्मी पे डायरेक्ट अटैक किया। इंडियन आर्मी को बकायदा ट्वीट करके कहना पड़ा कि बहुत पहले इनको डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण निकाला जा चुका है। तो जिसको अनुशासनहीनता में निकाला जा चुका है, उसको लाके बैठा के ये बता रहे हैं कि हमारी आर्मी कितनी खराब है। तो आर्मी निशाने पर, जुडिशरी निशाने पर, सीधे सीजेआई निशाने पर, इससे पहले चुनाव आयोग निशाने पर, सारे इंस्टीट्यूशंस इनके निशाने पर हैं, और ये भारत में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी की पूरी फंडिंग वेस्ट से आ रही है, डीप स्टेट मैंने बोला ही। तो मैं वापस आती वो सब मोहरे हैं, सारे के सीआईए से कनेक्शन हो तो आई वुडंट बी सरप्राइज, हर चीज में उनका नाम जरूर आ जाता है आज की डेट में। ऐसा लगता है हाथ धोकर नहा धोकर ये लोग भारत के पीछे पड़ गए हैं। इनको वेस्ट एशिया, चाइना से निपट नहीं पा रहे हैं। चाइना के आगे तो नतमस्तक होकर आए हैं, लिटरली जूते चाट कर आए हैं ट्रम्प, जो भिगो भिगो के मारा है शी जिनपिंग ने। ऐसा हार्डली हमने कभी देखा है। जैसे ये बुलाकर इंसल्ट करते थे ना ट्रम्प फ्रांस इटली के लीडर्स को, वही शी जिनपिंग ने उनको अपनी उन्हीं की दवा चखा दिया एक्चुअली में, राइट। तो अब भारत भी वही शुरू करेगा। भारत से क्या प्रॉब्लम है? भारत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मार्को रूबियो को कलकत्ता जाने की क्या जरूरत है? एक एंगल और है पंकज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मिशनरीज हैं, दे आर अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन ममता बनर्जी, जैसे क्या है, जमाते इस्लामी एंड दी सीआईए, मार्को रूबियो, और इनके थ्रू में कहीं मैसेजेस का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे ही वो बंगाल इलेक्शन के दौरान ही एक खबर आई थी, और हमने अपने चैनल पे ये कवर किया है खबर को, कि एक जमाते इस्लामी बांग्लादेश है वो संगठन, और एक ममता बनर्जी की पार्टी का एक जो मेंबर है, वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश से डायरेक्टली ये है, वो फंड प्रोवाइड करवाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट ममता बनर्जी को फंड दे रहे हैं, सीआईए जमाते इस्लामी बांग्लादेश को फंड दे रही है, वहां से वो डिसबर्स होकर टीएमसी के पास आ रहा है इस नेता के थ्रू,
और ये हमने किया था अपने में। तो ये सारे देखिए, मैं एक चीज मानता हूं, ये जो मुस्लिम्स है ना, कट्टरपंथी मुस्लिम्स, दे आर नथिंग बट फुट सोल्जर्स ऑफ सीआईए। ये सीआईए के पैदल सिपाही है जो कि सामने फ्रंट पे लड़ने के काम आते हैं। चाहे वो सीरिया में, आप देखिए ना, जब अलकायदा बनाना होता है तो उसी कट्टरपंथ का सहारा लेता है, जब रशिया को अफगानिस्तान से भगाना होता है तो पाकिस्तान में वही ट्रेनिंग कैंप चलाता है। ये आईएसआईएस बनाने वाला, ये अलकायदा बनाने वाला, ये सारे जो तंजीमें हैं, तो भारत के खिलाफ भी जो इनके फुट सोल्जर्स होंगे वो यही इस्लामिक कट्टरपंथी, क्योंकि तो मरने के लिए पैदा ही होते हैं, और वो ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है सिर्फ। तो बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई तो किया क्या? यही रेडिकलाइजेशन बढ़ा रहा था, यही अपनी फौज तैयार कर रहा था ये। और वो फौज किसके लिए तैयार कर रहा था? जाहिर तौर पे वो फौज या तो म्यांमार की तरफ भेजेगा या फिर इंडिया की तरफ भेजेगा, और तो कहीं दूसरी जगह भेजेगा नहीं। तो वो सारे आप देखिए कि भारत के आसपास के जितने बॉर्डर हैं बांग्लादेश के, वो सारे के सारे में जमाते इस्लामी जीती है। हमारे बॉर्डर के आसपास ही वो क्यों जीते हैं? उनका पकड़, पॉलिटिकल पकड़ इधर मजबूत क्यों हुआ? तो वो सारा पैटर्न है। इंडिया को क्यों घेर रहा है अमेरिका? बहुत अपने सॉलिड सवाल है, मैं बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले उनका एक रक्षा मंत्रालय में काम करने वाला डिफेंस सेक्रेटरी या कौन था, उसने एक स्टेटमेंट दिया था जो हमारे यहां अननोटिस चली गई। उसने ये कहा था कि हमने जो चाइना के मामले में जो गलती की है वो इंडिया के मामले में नहीं करेंगे, और उसने ये भी कहा था कि हम इंडिया को नहीं बढ़ने देंगे, हम हमारा राइवल नहीं बनने देंगे। तो ये तो उसने ओपनली कहा। एक और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में लोग आमतौर पे, सतही तौर पे ये समझते हैं कि सारे मामलों में चाइना और अमेरिका में डिफरेंसेस है और भारत का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। ये बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा है। ओबामा का एक बयान था और उन्होंने G2 का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो शी जिनपिंग के सामने दिया था। G2 का मतलब ग्रेट पावर 2, यानी अमेरिका और चाइना। ओबामा का कॉन्सेप्ट यह था कि हम दोनों दुनिया पर मिलकर राज करते हैं। तो वो इंडिया का इस्तेमाल चाइना को बर्बाद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो चाइना का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया को बर्बाद करने के लिए। अब कहां तक क्या होगा वो नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सिर्फ हमारे देश का जो इंटरेस्ट है उस पर फोकस रखना चाहिए। अमेरिका का क्या प्लान है, क्या है। जब से ये सर्जियो गोर आया है यहां अम्बेसडर बनके, उसने 3 महत्वपूर्ण काम किए हैं जब से वो आया है तब से। एक, भारत को पैक्स सिलिका का सदस्य बनाना, ये चाइना को चिढ़ाने के लिए था। दूसरा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी चाइना को घेरने के लिए था। तो हमारे साथ ऐसे कदम उठा रहे जो चाइना को घेरने के लिए, और फिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना में पहुंच गया, और चाइना के दौरे पे उस डिफेंस सेक्रेटरी का बयान यह आता है कि हम इंडिया के साथ वो गलती नहीं कर सकते जो कि हम चाइना के साथ किए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इन सब चीजों में नहीं पड़ा। हमारे यहां कुछ करोगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट को, हमारे ईस्ट इंडिया को डिस्टर्ब करोगे, तो भाई हमें कार्रवाई करनी होगी, सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। और बेइज्जती की बात है, अब भारत ने भी शुरू कर दिया है। ये जो मार्क रूबियो ये आया ना यहाँ पे, कोई भी बड़ा नेता या बड़ा डिप्लोमेट इसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं गया। वो तस्वीरें कभी एयरपोर्ट का देखिए जब वो उतरा है, सब मतलब ऐसे ही कैजुअल, हम तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू देने के मूड में नहीं है। जरूरत है तुम्हारी, तुम्हें जो करना था कर लिया। तुमने टैरिफ लगा के देख लिया, तुमने हमारा तेल रोक के देख लिया, और भी कुछ करना है तो करो, लेकिन हम अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। मैसेज इज क्लियर। और यही बात दोस्ती की, तो हम तो भाई रशिया चाइना के भी साथ रहेंगे और तुम्हारे साथ भी रहेंगे। हम अपने मतलब के लिए हैं बस, दुनिया का यही दस्तूर है। भारत का जिसके इंटरेस्ट सधेगा हम उसके तरफ रहेंगे। अब तुम अगर हमारे यहां क्रिश्चियन मिशनरियों के जाल के थ्रू हमारे देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में कोई फॉल्ट लाइन्स नहीं है, वहां भी फॉल्ट लाइन्स है। वहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है आपस में। इनमें जाके पता कीजिए कि अभी डीजीआई का क्यों, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, उसने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया है। और रॉयटर्स की वो पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि वो बैठकों में नहीं जा रही थी, पेंटागन के बैठकों में नहीं जा रही थी। सीआईए की टीम ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के दफ्तर पे छापा मारा था पिछले महीने। तो वहां बहुत ज्यादा भसड़ा है, और ज्यादा है। विवेक रामास्वामी गए, तुलसी गबार्ड गई, और जो एफबीआई का चीफ है जो काश पटेल है, उसके खिलाफ देखिए कैसा कैंपेन चल रहा है वहां पे। तो सारे इंडियन ओरिजिन वहां जो लीडर्स है वो निशाने पर है वहां पे। तो ट्रंप प्रशासन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है वहां, फॉल्ट लाइन्स वहां भी है।
जेडी वेंस, मार्क रूबियो आया है ना, पूछेगा तो जेडी वेंस के साथ इसके कैसे रिश्ते हैं, कोई अमेरिकन पत्रकार या वहां पे नहीं पड़ती दोनों की। तो फॉल्ट लाइन्स का अगर इस्तेमाल करोगे, अगर हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में अगर डिफरेंसेस है और उसको इस्तेमाल करते हुए तुम हर राज्य में जहां पे कांग्रेस जीत रही है या जहां पोजीशन जीत रहा है वहां अपने एम्बेसडर्स भेजोगे या अपने डिप्लोमेट्स भेजोगे, तो फिर तो हमें भी वो करना होगा। हमें भी वहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स नहीं, हम तो तुम्हारी सरकार के अंदर के 20 फॉल्ट लाइन जानते हैं। बट आपको हमारे लगता है देश कि में ममता कैसे के इंटरफेयर साथ कर इन्होंने सकता है? आपको लगता है कि ममता के साथ इन्होंने कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की होगी थ्रू द क्रिश्चियन मिशनरीज? ये स्थापित ममता की करने की हार पे कोशिश ट्वीट किया कोशिश है। हाँ, कोशिश नहीं की थी, बाकायदा स्थापित था वो। तभी तो अच्छा, आपने एक वीडियो देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ था, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के कार्यक्रम में ममता बनर्जी गई थी, गॉड वन गॉड टू करके गाना गा रही है वन लॉर्ड वन, वो करके वो पूरा ममता बनर्जी वाज नथिंग बट, वो तो मतलब समझिए कि इस्लामिस्ट और ये मिशनरीज का पूरा वो सरकार थी वो जाके उनके पूरी एक्टिविटीज देख लीजिए, प्रोफाइल निकाल लीजिए, दे वेर हैविंग वेरी गुड कॉन्टेक्ट विथ ये क्रिश्चियन मिशनरीज का वहां, और सब जाल फैला हुआ है वहां। मैंने खुद वो स्टोरी की थी जाके, ये था झारग्राम में, जब बंगाल का मैं दौरा कर रहा था तो उन्होंने क्या किया, पहले वहां के हिंदुओं को ये कहा कि तुम दलित हो, तुम्हारे साथ अत्याचार होता है, तो एक दलित मतलब इनकी B.R. अम्बेडकर की मूर्ति बना दी, और जिस जगह मूर्ति बनी हुई थी वो चर्च का परिसर था, तो चर्च के एक गेट में था B.R. अम्बेडकर और दूसरा गेट में था चर्च, मतलब कि आप दलित बनकर अंदर घुसो, उधर से क्रिश्चियन बनकर निकलो। ये मैंने किया है वहां पे स्टोरी। और वो पूरा जो ट्राइबल्स इलाका है, झारग्राम, बांकुरा, पुरुलिया, ये सब या वही इलाका है, बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ है वो ट्राइबल्स का, दलितों का वहां पे। बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ है, लेकिन बंगाल के कन्वर्जन की ये स्टोरी पता नहीं क्यों नहीं इतनी छपती है। साउथ इंडिया में अगर मैं तमिलनाडु और वो आंध्रा, जब YSR रेड्डी था, उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ है तो फिर बंगाल में हुआ है। लेकिन हम जब भी कन्वर्जन की बात करते हैं तो उधर वेस्ट में जाके पंजाब में हुआ, फिर बाकी तो सारे इधर ही हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रैकेट है, और कन्वर्जन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां क्रिश्चियन मिशनरियां बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। क्रिश्चियन मिशनरियां इसलिए काम कर रही है क्योंकि छूट मिली हुई है सरकार की तरफ से। अब इनको लग रहा है कि उस पर कहीं ब्रेक न लग जाए, तो ये मैसेज देने के लिए आ गया मार्क रूबियो। तो ये मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया सुपर पावर बने या उसका राइवल बने। हमें आज तक हमने जो भी तरक्की की है अमेरिका के अनुसार नहीं किया है, अमेरिका के न चाहने के बावजूद किया है। उसने तो 1971 में भी हमारा साथ नहीं दिया था, वो तो नहीं चाहता था कि भारत परमाणु परीक्षण भी करे, लेकिन हमने 1971 वॉर भी जीता, हमने परमाणु परीक्षण भी किया, और आज भी अमेरिका के न चाहने के बावजूद भी हम चंद्रमा पे अपना चंद्रयान भेज रहे हैं, हम जो भी अपना कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। अमेरिका ने किसी चीज में मदद नहीं की है। इजराइल ने मदद कर दिया, रशिया ने मदद कर दिया, लेकिन अमेरिका हमेशा हमारा एंटी रहा है, हमेशा से। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो बिलबिला गया डोनाल्ड ट्रंप, उसको लगा कि हमारा जो परमाणु जखीरा उस पर सीधे मिसाइल मार दी। एटलीस्ट वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बोला कि अरे, और हिल गया पूरा ऊपर से नीचे तक वो। और इसलिए बार बार 15 बार 16 बार 17 बार 18 बार वो बकवास किए जा रहा है कि मैंने बंद करा दिया, तो मैंने, हाँ कुछ भी, वो हिस्टेरिया के पेशेंट की तरह बार बार एक ही चीज बोल रहा था, क्योंकि इस बार दिल पे लगी थी वो मिसाइल, कैराना हिल्स में नहीं लगी थी, वो सीधे अमेरिका के ईगो पर जाकर लगी थी, कि जब इंडिया को पता था कि वो माल हमारा है, फिर वहां कैसे मिसाइल मार सकता है। और फिर उसके बाद फिर उसने अपनी बदतमीजियां शुरू की हर किसी के साथ। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले, मार्क रूबियो की वेस्ट बंगाल विजिट इज नॉट दैट सिंपल एज इट लुक्स लाइक। क्रिश्चियन मिशनरीज की फंडिंग बंद हो रही है, और क्रिश्चियन मिशनरी सबसे ज्यादा एक्टिव आज के डेट में या तो तमिलनाडु में है, पंजाब में है। पंजाब के इलेक्शंस आ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को पैसे कहां से आए, CIA का हाथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मार्को रूबियो का वहां पहुंचना इन कड़ियों को जोड़ रहा है बहुत बखूबी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की बहुत प्यारी फ्रेंडशिप है। आईपैक से उनका कोल स्कैम गोवा के रास्ते कहां से कहां तक पहुंचा हुआ है। जी एक सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिया, तो मैं, इंडिया गठबंधन जब हुआ था ना, तो दोनों अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों इंडिया गठबंधन के हिस्से थे, दोनों ने एक साथ बैठक किया, दोनों सबसे पहले एक साथ निकले।
दोनों निकले थे वो। तो इनका एक अलग ही मोर्चा चलता है, वो CIA, फूड फाउंडेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज, मदर टेरेसा मोर्चा इसको बोल सकते हैं, ममता केजरीवाल का। जी। थैंक यू सो मच पंकज जी। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।